जैसे कि मैम ने बताया, बहुत ही बढ़िया वेलकम किया। मेरा नाम निकिता है और गोवा से हूँ। मेरे जैसा गोवा भी सुंदर है। इस कमेटी के साथ मैं जुड़ी थी 3 साल पहले। और मेन रीजन था मेरा वेट लॉस। और ऐसे दिखती थी मैं, और बहुत ज्यादा बॉडी पे सूजन थी, बाल मेरे झड़ चुके थे। और देखते देखते मैंने देखा कि जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, पीसीओडी का। ऑलरेडी मैं सर्जरी पेशेंट हूँ। 2008 में मेरा सर्जरी हुआ है। 14.5 सीएम के सिस्ट के साथ मेरा लेफ्ट ओरी भी रिमूव कर दिया गया है। और 10 साल मतलब पीरियड्स मेरे जब आते थे तो उसके पहले मुझे पूरा महीना टैबलेट लेना पड़ता था। उसके बाद मुझे बहुत पेनफुल पीरियड्स आते थे। ऐसा 10 साल चला मेरे साथ, और हमेशा डर बना रहता था मुझे। और एक टेंशन भी रहता था कि कभी भी मेरा जो एक ओरी बचा है, राइट ओरी, अगर उसमें भी सिस्ट हो गए तो उसको भी निकाल देना पड़ेगा, ये डर रहता था। उस ओरी में भी बहुत बार छोटे मोटे सिस्ट बनते रहते थे। उसको डिसॉल्व करने के लिए पेनफुल मेडिकेशन मुझे चलते रहते हमेशा। आर्थराइटिस था, बाल झड़ना, कॉन्स्टिपेशन, पूरे बॉडी पे सूजन, और एनर्जी तो कुछ रहती ही नहीं थी। मुझे कभी भी लगता था सोए रहे। मुझे नींद बहुत आती थी, मतलब मैं रात दिन मिला के भी सो सकूं, इतनी नींद आती थी मुझे। और नींद ना आए उसके लिए मैं ज्यादा चाय पीती थी। दिन में 15-16 बार आराम से चाय हो जाती थी, क्योंकि ऑफिस में फ्री मिलता था चाय। और जब पे करके बारी आती थी तब भी पी लेते थे, इतने चाय पीती थी मैं। बट जब मैं कमिट से इंट्रोड्यूस हुई तो मैंने देखा शुरुआत के कुछ दिनों में ही एनर्जी काफी बढ़िया लगने लगा। और टोटल मैंने 20 kg वेट लॉस किया है। 20 kg वेट लॉस के बाद मैंने देखा कि बॉडी का सूजन उतर गया, बाल झड़ना रुक गए, एनर्जी बढ़ी, साथ ही साथ जो पीरियड्स का प्रॉब्लम था, तो अभी मुझे नेचुरल पीरियड्स आते हैं। ये रिजल्ट मैंने मेरे 20 किलो वजन घटाने के बाद ही देखा था। थायराइड का टैबलेट 2 साल पहले मेरे डॉक्टर ने बंद किया है। 75 mcg का मैं थायराइड का टैबलेट लेती थी। और छोटे बड़े तो बहुत टैबलेट्स रहते थे, मतलब जिस दिन मुझे मेरा रिजल्ट डिटेल्स में बताने की बारी आएंगी तो बहुत टाइम लगेगा ऐसा रिजल्ट। तो आज एक सेंटेंस में अगर बताऊं तो आज मैं डिजीज फ्री एंड मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। मैं कोई सिंगल टैबलेट में आज नहीं लेती हूँ। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है इस फ्यूल के साथ। बहुत इमोशनली कनेक्ट हूँ। यस। तो थैंक यू सो मच मार्क यू सर, जिन्होंने बढ़िया से फ्यूल को बनाया है। शायद इसीलिए मुझे बहुत प्यार है इस फ्यूल पे। मेरे हाथ पे बहुत बड़ा टैटू है कंपनी के नाम का। और थैंक यू सो मच शकील सर कि आपने मेरा वाव रिजल्ट क्रिएट किया। टाइम टू टाइम मुझे फ्यूल के बारे में गाइड किया, मोटिवेट रखा। और थैंक यू ऑल कोचेस कि जो हमें यहाँ पे प्राइम टाइम लेते हैं, हमें गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक मुझे दिया गया है, तो एंजाइना पेक्टोरिस पे एक टॉपिक है। अभी एंजाइना क्या है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये हार्ट से रिलेटेड है। जब भी एंजाइना का प्रॉब्लम आता है तो चेस्ट में पेन होता है। ओके, हार्ट रिलेटेड रहेगा। और सब किसके पास दिल है ऐसे तो पूछना ही पड़ेगा। किसको उसको दे दिया होगा, उसने वापस दिया तो ठीक, बैलेंस बराबर। नहीं दिया होगा तो देखिए आप, ऐसी बात हो गई है। तो सभी के पास हार्ट है। और सबसे बड़ा दिल तो मेरा तब टूटा था जब मैंने रियल हार्ट की फोटो को देखा था। क्या रही है, ऐसा दिखता है? क्योंकि आज तक तो मेरे दिमाग में रेड कलर का ही हार्ट चलता था, वो ऐसा वाला। बट वैसा कुछ नहीं है। हार्ट के 4 चेम्बर रहते हैं, आर्टरीज रहती है। ओके, जिस तरह से हमारा हार्ट ऊपर वाले ने बनाया है और उसका जो काम है, तो एक दिन में नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल इंसान 7 से 7.5 हजार लीटर ब्लड को पंप करने का हार्ट का काम है। ये हमारा हार्ट है। इमोशनल इमोशनल कुछ भी नहीं है हमारा हार्ट। इमोशनल जो भी ये रहते हैं ना, फीलिंग्स, वो ये सब चीजें समझते नहीं है उसको। उसका काम है ब्लड को एक पाइप के जैसे उसको फिल्टर करके जाना, पंप करना है। ओके। एंजाइना एक चेस्ट पेन का टाइप है। ये हार्ट की तरफ जो ब्लड फ्लो रहता है वो कम होने के कारण चेस्ट में पेन होता है। ओके। अभी ब्लड फ्लो अ, कम होने से क्या होगा, जो हार्ट मसल्स है उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलता है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रैवल होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। राइट, ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, और फिर हमें ऑक्सीजन एडेड ब्लड मिलता है सारे ऑर्गन्स को। जब हार्ट की तरफ वो जो ब्लड फ्लो है, ऑक्सीजन एडेड ब्लड फ्लो, वो कम जाएगा, उसके वजह से आपको चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है।
तब इसके ट्रिगर पॉइंट है। ओके, एंजाइना के टू टाइप्स है, वो भी हम आगे स्टडी करने वाले हैं। अगर पेन एकदम ट्रिगर कब हो रहा है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे थे, मार्केट में घूम रहे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, स्पोर्ट में कोई है, खेल रहा है, कूद रहा है, तब सडन आपको लगेगा आपके हार्ट में पेन हो रहा है। हार्ट मतलब सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इमोशनल स्ट्रेस जब होता है तब भी हार्ट में पेन होता है। इमोशनल स्ट्रेस, सडन आपको कोई बैड न्यूज मिल जाती है, ओके, तब भी जो खून का बहाव फ्लो है वो कम ज्यादा होता है, उस वजह से हार्ट पे प्रेशर आता है और हम सांस नहीं ले पाते हैं या चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अगर कोई बैड न्यूज रहा तो एकदम से किसी को नहीं बताते हैं। हमारे लव वन को, हमारे फैमिली मेंबर को, किसी को भी कुछ हुआ तो हमारा माइंडसेट किया जाता है पहले, उसके बाद हमें वो बताया जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि एकदम आपका टेंशन बढ़ेगा तो कार्टिसोल हार्मोन्स भी रिलीज होता है, साथ ही साथ जो ब्लड फ्लो है वो अनबैलेंस हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, आपको पेन हो जाएगा। अभी टू टाइप्स जैसे मैंने बताया, तो पहला जो हम टाइप स्टडी करने वाले हैं वो स्टेबल एंजाइना का है, और स्टेबल एंजाइना को ही एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं, ओके, जो आज के टॉपिक का नेम है। बट इसके साथ में जो है अनस्टेबल एंजाइना, ये सेकेंड टाइप है, तो हम दोनों को स्टडी करेंगे आज, ठीक है। उसके साथ साथ देखेंगे हम कि स्टेबल एंजाइना क्या है, कि प्रेडिक्टेबल पैटर्न है चेस्ट पेन का, और जब भी चेस्ट पेन होता है तब आप क्या कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। जब आपको पेन हुआ, आप चल रहे थे क्या, सीढ़ियाँ चल रहे थे, घर में कुछ काम कर रहे थे, कुछ श्रम जिसमें ज्यादा आप थकेंगे, ऐसा कुछ काम कर रहे थे क्या आप, ओके, तो वो आपको वहां पे एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा समझने के लिए। क्यों पेन हुआ आपको एक ट्रैक करना है, राइट? नहीं तो क्या होता है कि हम एसिडिटी हुआ, गैस वगैरह और ये सब चीजें हम उसको वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए जब भी पेन हुआ तो आपको देखना है क्यों हुआ, तब आप क्या काम कर रहे थे। अगर आपको वो पता रहे तो स्टेबल एंजाइना को आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में है कि अनस्टेबल एंजाइना, ये सेकेंड टाइप है एंजाइना का। अभी सडन पेन होता है और कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि आर्टरीज खराब होना शुरू हो जाता है अगर हमने लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया, और अनस्टेबल एंजाइना हार्ट अटैक को लीड करता है। अगर किसी को अनस्टेबल एंजाइना है तो उनको हार्ट अटैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। स्टेबल एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना से कम सीरियस है। अभी आपने देखा होगा कि जो पहला टाइप है एंजाइना का, तो स्टेबल एंजाइना में हार्ट अटैक को लीड नहीं करता है, बट अनस्टेबल एंजाइना में हार्ट अटैक को लीड करता है। और दोनों को अगर आप अनट्रीटेड रखते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि दोनों भी टाइप हमारे हार्ट कंडीशन से जुड़ी है, तो आगे जाकर वो हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ाएंगा। और हम घर बैठे उसको ये नहीं कर सकते ना आइडेंटिफाई कि हाँ ये स्टेबल एंजाइना है, ये अनस्टेबल एंजाइना है। तो इसीलिए जब भी आपको सिम्टम्स नजर आते हैं, चेस्ट पेन हो रहा है या जो भी अभी आगे सिम्टम्स देखेंगे हम, तो सिम्टम्स दिखने के बाद आपको डॉक्टर से जरूर क्लिनिक में विजिट करना है, ट्रीटमेंट लेना है। कॉजेस देखेंगे हम स्टेबल एंजाइना के, क्या कारण है। सबसे पहला तो है कि हार्ट को प्रॉपरली वर्क करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता, तब स्टेबल एंजाइना होता है, मतलब चेस्ट में पेन होना शुरू होता है। और हार्ट को वर्क करना मुश्किल होता है, जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ओके, तो तब आप देखेंगे कि आपके हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, आप चलते फिरते हैं, तो मतलब फिजिकल एक्टिविटी में भी आपको प्रॉब्लम आएगा, ये सिम्टम्स रहेगा। अगर इमोशनल स्ट्रेस रहता है तो आप देखेंगे कि थोड़ा हल्का पेन हो रहा है। सर्टन फैक्टर्स जैसे आर्टरीज का नैरो होना, जिस कारण ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अब इन आर्टरीज का नैरो होने का कारण क्या है, आर्टरीज नैरो होती है एंड हार्ड होती है थोड़ा। क्यों वो ये होती है हार्ड, क्योंकि आर्टरीज के वॉल्स पर फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम ये बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। अगर वो अंदर से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा तो जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से नहीं चलेगा, राइट?
जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हमारा नल रहता है, बेसिन का नल है समझिए, उसके अंदर पूरा जंग लगा हुआ है और उस पे एक कैप भी है लगी हुई, तो आप देखेंगे कि पानी ठीक से नहीं आता है, आपको क्लीन करना पड़ेगा तब जाके। सेम वैसे ही होगा कि हमारे आर्टरीज में फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है, ये आर्टरीज के वॉल पे बिल्डअप होगा और वहां पे खून का बहाव ठीक से नहीं रहेगा। सेकेंड कॉज है कि ब्लड का थोड़ा थिक हो जाना, उस वजह से क्या होंगे कि ब्लड क्लॉट्स बनेंगे। ब्लड क्लॉट्स क्या करेंगे, आर्टरी को ब्लॉक करते हैं, जो आर्टरीज है हमारी उसको ब्लॉक कर देंगे और हार्ट को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलेगा, उस कारण से भी आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अभी स्टेबल एंजाइना के सिम्टम्स क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहला जो सिम्टम्स है कि एक पेनफुल सेंसेशन रहेगा चेस्ट में, और चेस्ट पे प्रेशर महसूस होगा और चेस्ट के सेंटर में ज्यादा अधिकतर पेन होगा। पेशेंट को ऐसा लगेगा कि चेस्ट पे किसी ने कभी हैवी वेट रख दिया है, कुछ तो भी वजन उठा के रख दिया है, उसके कारण मुझे दर्द हो रहा है ऐसा महसूस होगा। अगर वो वहां से मैं हटा दूं वो वजन को तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं सांस ले पाऊंगा, ऐसे उनको लगता है। अभी जो पेन है वो धीरे धीरे नेक, हमारा आर्म्स एंड शोल्डर्स की तरफ फिर वो स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, वहां पे फैलता जाएगा। और ड्यूरिंग स्टेबल एंजाइना आप एक्सपीरियंस करेंगे कि एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपको सांस लेने में दिक्कत जाएगी, मतलब अभी आपको वो अटैक आया है या आर्टरीज ब्लॉक हुई है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तब आप सांस नहीं ले पाएंगे। नौशिया जैसे फील होगा आपको कि जी मचलाएंगा, फटीग फील होगा, थकान कमजोरी लगेंगी, आपको लगेगा अभी तक तो मैंने घर के इतने काम किया और अच्छी थी मैं, एकदम इतनी थकान कमजोरी लग रही है। डिजीनेस रहेगा, चक्कर आएंगे आपको, और एक स्वेटिंग रहेगा, मतलब रूम टेम्परेचर अच्छा है आपका, ना गर्म है ना ठंडा है, ओके है, फिर भी आपको बहुत ज्यादा पसीना छूटेगा। उसके साथ साथ एंजाइटी रहेंगी, एक चिड़चिड़ापन भी रहेगा, और बॉडी में मतलब अ, क्या हो रहा है हम ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। स्टेबल एंजाइना मतलब जब आप अधिक काम करते हैं खासकर तब होता है, तो आपको देखना है कि हाँ मैंने ज्यादा काम करने के बाद ही पेन हो रहा है क्या, तो एक सिम्टम्स हो सकता है। सिम्टम्स टेम्पररी रहते हैं, जो टाइप 1 एंजाइना है, स्टेबल एंजाइना में 15 मिनट तक सिम्टम्स रहते हैं, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहते हैं, और एक एपिसोड जैसा रहेगा, मतलब एनी टाइम ऑफ द डे कभी भी पेन होगा, दिन में कभी भी पेन हो सकता है, ओके। और ज्यादातर अगर स्टेबल एंजाइना का पेन होता है तो मॉर्निंग में पेन होता है, जितने भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया है तो मॉर्निंग में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। अभी हम रिस्क फैक्टर्स देखेंगे स्टेबल एंजाइना की, क्या रिस्क फैक्टर्स है। सबसे पहला है कि ओवरवेट, अगर कोई इंसान ओवरवेट है तो वो भी देखेंगे कि उनको सांस लेने में या बाकी सब चीजों में प्रॉब्लम आता है, तो ये पहला रिस्क फैक्टर रहेगा। हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज, अगर ऑलरेडी कोई हिस्ट्री है आपका हार्ट का, पहले आपको माइनर अटैक आके गया है या कुछ भी हार्ट का हिस्ट्री है तो वो देखा जाएगा। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज अगर आपको है, स्मोकिंग आप बहुत ज्यादा करते हैं, और अब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं करते, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, ओवरवेट भी है तो उस वजह से भी प्रॉब्लम जाएगा। उसके बाद कर रहता है कि लार्ज मील, आप खाना बहुत पेट भर के खाते हैं, जो आया मतलब खाना खत्म करने के लिए हमारा जन्म हुआ, ऐसे भी बहुत लोग खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते रहते हैं, तो लार्ज मील अगर आप लेते हैं। विगरस फिजिकल वर्कआउट, आप अगर देखते हैं जिम में, जिम की खासियत है जैसे डीजे बजता है जिम में, कितना उठक पटक कर रहे हैं हम, डंबल विम्बल कुछ पता ही नहीं चलता है, पता तो दूसरे दिन चलता है जब बहुत बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, ओके। वहां पे तो हम वो म्यूजिक के साथ में कर लेते हैं एक्सरसाइज, तो अगर हम ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, विगरस वर्कआउट कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, ओके, तो उस वजह से भी वो भी एक रिस्क फैक्टर में चलेगा। एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड वेदर में आप रहते हैं, अगर बहुत ज्यादा ठंड है, बराबर है, और तब आप ठीक से प्रोटेक्ट नहीं करते आपके बॉडी को, तब भी आपको प्रॉब्लम जाएगा, और बहुत गर्म सीजन है तब भी प्रॉब्लम जाएगा, तो आपको रूम टेम्परेचर हमेशा देखना है कि किस तरह से है। स्टेबल एंजाइना को डायग्नोज कैसे करते हैं वो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो आपका मेडिकल हिस्ट्री लिया जाएगा, क्या आपको कोई डिजीज ऑलरेडी दूसरे डिजीज है और उसका मेडिकेशन पे आप है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है,
मेजर करता है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन योर हार्ट, कि हमारे हार्ट का क्या एक्टिविटी है, उसको वो मेजर करेगा। हार्ट रिदम को वो चेक करेगा। उसके बाद में एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी मतलब एक एक्सरे निकालेंगे वो, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फ्लो किस तरह से है उसका बहाव, उसको मेजर करेंगे। टेस्ट में पता चलेगा कि हार्ट फंक्शनिंग प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, जो हार्ट का काम है, आर्टरीज ब्लॉक तो नहीं है, वो भी देखा जाएगा एंजियोग्राफी में। उसके बाद जो किया जाता है स्ट्रेस टेस्ट। मुझे ऐसा लगा था पहले कि टेंशन वाले ही टेस्ट देखे, नहीं ये अलग है। ये हार्ड वर्क करते समय हार्ट कितना रिस्पॉन्ड करता है, ये देखने के लिए स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। ड्यूरिंग स्ट्रेस टेस्ट एक्सरसाइज करने के लिए आपको बोला जाता है, और खासतौर क्या ट्रेडमिल, ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं पेशेंट को। और ट्रेडमिल पर जब वो वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस समय उनके बॉडी पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ईकेजी ऐसे रहते हैं ना, सब मशीन जैसे चिपक हुए रहते हैं, ऐसे दो तीन ऐसे जगह पे लगाते हैं, उसके साथ में आपको बोलते हैं कि वॉक करो और दौड़ो। तो उससे क्या होगा, ईकेजी हेल्प करता है हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए, कि हमारे हार्ट का अभी रेट कितना है, वो मशीन पे दिखेगा। और इस टेस्ट को ट्रेडमिल टेस्ट भी बोलते हैं और स्ट्रेस टेस्ट भी बोलते हैं। ओके, दो नाम से इसको जाना जाता है। स्टेबल एंजाइना को ट्रीटमेंट कैसे रहता है वो देखेंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस से सबसे पहले डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप आपका लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं हैबिट टू हेल्प में, आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं कि नहीं, खाना आप अनहेल्दी खा रहे हैं क्या, बराबर है, बहुत ज्यादा आप बाहर होटल्स में जाके खाना खाते हैं या घर पे खाना खाते हैं, पर होटल का घर पे लाके खाना खाते हैं। तो ये सब चीजें वहां पे देखी जाएंगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज करवाएंगे। उसके बाद में मेडिटेशन। बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रेस भी ले रहे हैं तो भी वो एंजाइना को लीड करता है कि आपको वो पेन होगा। तो आपको मेडिटेशन करने की सलाह डॉक्टर लोग देते हैं, ताकि आपका ब्रेन काम कंपोज रहे, कार्टिसोल ज्यादा ना रिलीज हो ब्रेन से। सर्जरी करवाते हैं, सर्जरी में है कि एंजियोप्लास्टी होता है, ओपन हार्ट सर्जरी है, कोरोनरी आर्टरीज बाईपास, बाईपास सर्जरी भी है। मतलब एक दूसरे आर्टरी को बाईपास ऐसे जोड़ा जाता है कि ब्लड फ्लो अभी दूसरे से होगा, क्योंकि जो मेन पहला आर्टरी है वो अगर ब्लॉक है तो बाईपास सर्जरी भी करते हैं। ओके, अभी देखेंगे हम व्हाट इज अनस्टेबल एंजाइना। अभी जो पहला देखा हमने वो क्या, स्टेबल एंजाइना। अभी अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, ये थोड़ा सीवियर कंडीशन है, क्रॉनिक है ये। अनस्टेबल एंजाइना को हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन भी बोलते हैं, जो उसका सेकंड नेम है। अदर बॉडी पार्ट्स में भी पेन फील होता है अनस्टेबल एंजाइना में, कि आपको पहले शोल्डर्स में पेन हो सकता है, आपको नेक में पेन हो सकता है, आपको मतलब जहां हमारा इस चेस्ट सेम इसी बैक साइड में वही पे पेन होगा आपको। और आर्म्स में भी आपको पेन होगा। ओके, हाथों में भी आपको पेन नजर आएगा। मतलब आप ऐसा जरूरी नहीं कि आपको चेस्ट में ही पेन होगा, बाकी इस चार बॉडी पार्ट में भी पेन आपको फील होगा। हार्ट को ऑक्सीजन न मिलने के कारण पेन होता है। अनस्टेबल एंजाइना में पेन जब हम आराम कर रहे हैं, हम लेटे हैं, हम बैठे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो भी आपको पेन होता है। ओके, इसीलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा डेंजर है। या जब हम काम कर रहे हैं तब भी हमें पेन हो सकता है, आराम कर रहे हैं तब भी हमें पेन हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना मतलब एक क्रिटिकल लेवल है। अनस्टेबल एंजाइना का जो एक अटैक रहता है, जो एक इमरजेंसी कंडीशन ये होता है, अगर आपको बहुत पेन हो रहा है, हार्ट चेस्ट में पेन हो रहा है, या मैंने जो बॉडी पार्ट बताए वहां पे आपको सह नहीं पा रहे, इतना पेन हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि उसका जो गरम नेक्स्ट स्टेप रहता है वो हार्ट अटैक रहता है। आया था, सुबह आया था गरम इमीडिएट पानी। मेडिकल ट्रीटमेंट लेना जरूरी रहता है। अगर अनट्रीटेड रखते हैं हम अनस्टेबल एंजाइना को, तो वो हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर और पेशेंट की जान भी जा
किसी को हार्ट का प्रॉब्लम था तब भी हो सकता है। हाई बीपी, ब्लड प्रेशर अगर हाई रहेगा तो, हाई लो डेंसिटी एलडीएल और एचडीएल, अगर ये दोनों भी आपका ठीक नहीं रहा तो भी रिस्क फैक्टर रहता है। यूजी मतलब आप अगर एनी फॉर्म ऑफ टोबैको आप यूज कर रहे हैं, मतलब वो बीड़ी हो सकता है, गुटखा हो सकता है, जर्दा हो सकता है, जिसके भी इसमें टोबैको आए, और जो भी छोटी मोटी पुड़िया मिलती है चूना विना लगा के घोट के खाने की, ये सब चीजों में अगर आप है तो भी क्या होगा कि रिस्क फैक्टर में आप चलेंगे। लीडिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या खान पान है, आपके कितने बैड हैबिट्स है, आप स्मोकिंग करते हैं, आप टोबैको का भी यूज कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, ये भी एक बैड हैबिट रहेगा आपका। ओके, अभी जैसे कि शुरुआत में बात की सर ने कि 27 के एज में उनको डायबिटीज हुआ क्योंकि अनहेल्दी खाने की वजह से, तेल मसाले से। तो यस, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप अनहेल्दी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम होगा, तो आपको लाइफस्टाइल करेक्ट करना पड़ेगा। अगर जेंट्स है तो 45 प्लस एज में अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट दिखते हैं, और लेडीज में 55 ईयर्स। बट अभी का जो सिनारियो चल रहा है, बराबर है ना, अभी कोई एज नहीं रहा है कोई डिजीज का, बराबर है ना। पहले हमें ऐसा लगता था कि 50-60 के तरफ ही सारे डिजीज है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, क्योंकि हमारा खान पान बहुत बिगड़ चुका है, उस वजह से सभी बीमारियां बहुत जल्दी हो रही है हमें, राइट। तो इसीलिए आपको आपके खान पान की तरफ बहुत ध्यान देना है। तो आप जिन्होंने भी एक्सपीरियंस किया तो उनका ये एज था अनस्टेबल एंजाइना का। अभी सिम्टम्स क्या रहेंगे अनस्टेबल एंजाइना की, वो हम देखेंगे। सबसे पहला है कि चेस्ट पेन रहेगा, उसके बाद में ऐसा फील होगा कि जैसे कोई क्रश कर रहा है हमें, ऐसा दबा रहा है वो हार्ट को, वो सब एरिया में। एक प्रेशर रहेगा, एक चुभन सी महसूस होंगे कि कोई तो भी आप शार्प नोक से हमें चुभा रहा है अंदर, जैसे कि अपन बोलते हैं ना छुरी के नोक से कोई चुभा रहा है हमारे हार्ट में या चेस्ट में, वैसे पेन होगा हमें। एक हेवी वेट प्रेशर होगा आपको चेस्ट पे। और पेन अगर ज्यादा से ज्यादा देखा गया है कि लेफ्ट साइड का चेस्ट एरिया और सेम लेफ्ट साइड का बैक साइड का एरिया, मतलब फ्रंट का जो चेस्ट रहेगा वही बैक साइड का एरिया लेफ्ट साइड में, वहां पे आपको पेन नजर आएगा। नॉशिया फील होगा, एंजाइटी रहेंगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप सांस नहीं ले पाएंगे। बहुत लोगों को एकदम से घुटन सी होती है तो एकदम खिड़की के पास चले जाते हैं या पंखा लगा देते हैं, गहरी गहरी सांस खींचने का कोशिश करते हैं, तो ये भी एक सिम्टम्स रहेगा उसका। डिजीनेस रहेगा, चक्कर आएंगे, थकावट रहेगा, और अनएक्सप्लेन फटीग रहेगा, मतलब पेशेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि मुझे किस लेवल पे थकान कमजोरी लग रही है, इस तरह का रहेगा। डायग्नोस किस तरह से करते हैं अनस्टेबल एंजाइना को, तो ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें आपका क्रिएटिन लेवल देखेंगे कि कितना है, वो चेक किया जाएगा। साथ ही साथ कार्डियक बायोमार्कर्स, ये भी एक टेस्ट करेंगे। हार्ट मसल्स डैमेज है क्या, ये पता चलता है इस टेस्ट में, क्योंकि अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा ऑक्सीजन एडेड तो हार्ट की मसल्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण पेन होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किया जाता है, हार्ट की जो एक इमेज प्रोड्यूस करेगा वो, ये मतलब एक एविडेंस है कि ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम है। उसके बाद में स्ट्रेस टेस्ट, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, उस टेस्ट को वो भी किया जाएगा। एंजियोग्राफी किया जाएगा, एंजियोग्राफी में क्या होता है कि डॉक्टर को हेल्प मिलती है देखने के लिए कि आर्टरीज नैरो हो गई है क्या, ब्लॉकेज तो नहीं है, तो ये सब चीजों के लिए ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। मेडिकेशंस क्या देंगे, तो सबसे पहला जो वन ऑफ द फर्स्ट ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं वो है कि एस्प्रिन की टैबलेट्स देते हैं, क्योंकि ब्लड थिनर का ये काम करता है, ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता है। अगर ब्लड ठीक नहीं होगा तो भी अच्छा रहता है, इसीलिए आपको एस्प्रिन देंगे ताकि ब्लड फ्लो ठीक रहने के लिए वो हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको अगर कुछ दूसरे डिजीज है, जैसे बीपी है, आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, या एंजाइटी के आप ऑलरेडी पेशेंट थे, तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए पहले ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि रूट कॉज क्या है, रूट कॉज ही बाकी की प्रॉब्लम ही है, तो पहले इसको भी वो कम करने के लिए ट्रीटमेंट करेंगे। आपका बीपी कितना है वो मॉनिटर करेंगे, अगर आपका बीपी ज्यादा है, ओके, सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों भी अगर ज्यादा है तो उसको भी कम करेंगे। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक किया जाएगा, 200 प्लस अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है
तो उसको नॉर्मल रेंज में लाएंगे। उसके बाद में है कि एंजाइटी, आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, क्योंकि जब हम गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, तो ब्रेन से कार्टिसोल रिलीज होता है, जो हमारे बॉडी फंक्शनिंग, हार्ट फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, उसको खराब करने के लिए। तो वो भी ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे ताकि उसको कंट्रोल कर सके। सर्जरी की जाती है। सर्जरी में है कि एंजियोप्लास्टी सबसे पहले किया जाता है, कि आर्टरी को ओपन करते हैं, जहां ब्लॉकेज है उसको क्लियर करेंगे। आर्टरी में एक स्टेंट डालते हैं, एक स्मॉल ट्यूब उसको इंसर्ट करते हैं, मतलब जो आर्टरी ऐसे दब गई थी, तो उसको अगर वहां पे स्टेंट डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। ओके, और वहां से ब्लड फ्लो जो रहेगा, खून का बहाव ठीक से रहेगा, तो स्टेंट डाले जाएंगे। ओके, ताकि आर्टरी फिर से नैरो ना हो जाए। उसके बाद में बाईपास सर्जरी। अगर आपका एक आर्टरी ब्लॉक हुआ, एक वेन्स ब्लॉक होता है बार बार, तो एक दूसरे साइड से एक वेन ये करते हैं कि यस, यहाँ से अभी ब्लड फ्लो हार्ट को होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि सिटी में बहुत ज्यादा रश हो गई है, तो बाईपास रहते हैं, सिटी के ऊपर से ही ट्रैफिक को बाहर निकाल देते हैं वो। ओके, तो बस वैसे ही काम हमारे हार्ट के साथ होता है। सबसे पहले प्रिवेंट करने के लिए और सर्जरी के बाद, या आपको स्टेबल अनस्टेबल कोई भी एंजाइना का अटैक आके जाता है, तो उसके बाद सबसे पहले डॉक्टर बताते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। लाइफस्टाइल से ही सारे डिजीज है, हमें जितनी भी बीमारी है अभी, और उसमें बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये सारे डिजीज को लीड कौन कर रहा है? वो हमारा लाइफस्टाइल है। जब से आपने देखा भी होगा कि हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ा है हमने, तब से हमें ये प्रॉब्लम जा रहा है। तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना है, साथ ही साथ आपको एक ब्रेकफास्ट, आपको हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है, एक हेल्दी चाय नाश्ता है। और पहले मैं भी मानती थी कि पोहा, इडली, डोसा, समोसे ये थोड़ा लाइट होता है, बट ये लाइट नहीं रहता है। और मेरे पोहा 3 महीने कंटिन्यू खाया था शाम को 5 बजे। मुझे ऐसा लगता था कि वो टाइम पे भूख लगती है, तो अपन अगर लाइट खाते हैं, ये 2016 की बात है। और उसमें थोड़ा सा कभी आलू आलू वगैरह डाल के खा लेती थी, मैं थोड़ा सा ही खाती थी। उसके बाद में फिर रात में खाना नहीं खाना है, 5 बजे ही खाना है पोहा। 3 महीने किया मैंने ऐसा, और उसके बाद में चक्कर खा के गिर गई थी ग्राउंड पे वाशिंग के। तो वैसा होता है, तो ये लाइट वगैरह नहीं रहता है, तो आपको अच्छा ब्रेकफास्ट लेना है। साथ ही साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, आप जैसे कि साइकिलिंग कर सकते हैं, जो भी कुछ भी घर के काम भी कर सकते हैं आप अगर जॉब है, आप ऑफिस में है, तो वहां पे अगर फाइल्स लेके बताते हुए कि जो भी चीजें मैं सेशन में बोलती हूँ ना, मेरी थाली बहुत अमेजिंग रहती है। मैं बहुत से लोगों के स्टेटस पे मेरी थाली देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यस, मैं जो टॉपिक में बताती हूँ सेम मेरे थाली में वो सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। कि जैसे कलरफुल मेरा थाली रहता है, अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम मैं थाली में यूज करती हूँ मेरे खाने में। साथ ही साथ रोज मैं देखती हूँ मेरे थाली में दही रहना चाहिए, प्रोटीन के लिए, जैसे कि बॉयल एग्स है, चिकन है, प्रॉन्स है, फिश है। इसमें से एक सोर्स में लेती हूँ। और मैं मेरे गेस्ट को भी बताती हूँ, आप सोयाबीन वड़ी, पनीर वगैरह ये भी ले सकते हैं, आपको जो पसंद है। जैसे मुझे ज्यादा पसंद बॉयल एग्स, प्रॉन्स, चिकन ही आता है, मैं उसको ज्यादा लेती हूँ, तो आपको वो आपके डाइट में लेना है। स्प्राउट्स ले सकते हैं आप, ताकि फाइबर मिले, क्योंकि जितना ज्यादा आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो रहा है, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो रहा है, आप डायबिटीज पेशेंट है वो भी कम हो रहा है, और आपका वेट भी कम हो रहा है। राइट, तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सैलड ज्यादा लेना है। और सैलड को मैं बड़ा सिंपल वे में बताती हूँ, जितना आपका वेट है ना, उसको 50% आधा कर दो। 60 किलो है, आधे हो गए 30, एक जीरो लगा दो, 300 ग्राम। क्योंकि मैथ मेरा बड़ा कच्चा है पहले से, तो ये मुझे सिंपल रास्ता लगता है बताने का और आजमाने का। आपका वेट 80 किलो है, उसको आधा कर दिए, हो गए 40, उस पे एक जीरो, 400 ग्राम। 400 ग्राम सैलेड आपको लेना है। तो आप देखेंगे कि आप जैसे आपका खान पान बदलेंगे, तभी आपको अच्छा महसूस होगा। और जो एक रहता है कंफ्यूजन की एसिडिटी एसिडिटी और गैस से चेस्ट में पेन हो रहा है, कि एटलीस्ट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको गैस एसिडिटी नहीं होगा, तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कि गैसेस बहुत ज्यादा गैस बनी होंगी इसीलिए हमें पेन हो रहा है क्या।
तो ये सब खाने से आपको गैस नहीं बनेगी। उसके बाद में है कि स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस कम करने के बहुत तरीके हैं, राइट। स्ट्रेस जितना हम कम करेंगे उतना अच्छा। स्ट्रेस कम करने के लिए आप अच्छे फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आप कहीं घूमने जा सकते हैं 2-4 दिन के लिए, एकदम नेचर के इसमें चले जाओ, अच्छा जहाँ पे अच्छा ब्यूटी है उधर जाके आप रिलैक्स होके आ सकते हैं। जहाँ आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल माहौल रहता है आपको उसको बदलना है ताकि आपका स्ट्रेस कम हो। और कुछ चीजों की सच्चाई अगर हम मान लेते हैं तो स्ट्रेस कम हो जाता है। बराबर है ना। जो भी प्रॉब्लम होते हैं लाइफ में, अगर हमारे लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि कोई हमारे फैमिली मेंबर को कुछ हो गया, तो हमें वो सच्चाई मान लेना है क्योंकि ऐसा हुआ है, अभी इसमें सोल्यूशन क्या है, तो भी हमारा स्ट्रेस कम होता है। ओके, ये सब चीजें करना है आपको। और छोटे छोटे जोक्स रहते हैं, आप देखिए। आप रील्स में भी कभी आपको बहुत स्ट्रेस है तो आप कॉमेडी रील्स है या कुछ भी ऐसा देखिए जिससे आपका स्ट्रेस कम हो। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से भी स्ट्रेस कम होता है क्योंकि हमारे ब्रेन से जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, ओके, ये एंडोर्फिन है। ये चारों हार्मोन जब रिलीज होते हैं हमारे ब्रेन से, तो आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस कम होगा। डोपामाइन की वजह से आप मोटिवेटेड फील होंगे, आपको खुद को लगेगा कि मैं तो कुछ बहुत अच्छा कर सकता हूँ, भीतर से आएगा। ओके, तो डोपामाइन रोल प्ले करेगा। ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन है कि जिससे हमें दूसरे के प्रति भी प्रेम रहता है, दया रहती है। जब हम हमारे मम्मी को गले मिलते हैं, पापा के पास कोई हमारे सर पे हाथ रखता है, अच्छे से बात करता है, तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है। एंडोर्फिन हमारे बॉडी के पेन को कम करता है, इसको पेन किलर हार्मोन्स बोला जाता है। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप ओवरवेट है तो आपको आज ही काम करना है कि आपके आइडियल वेट की तरफ आपको जाना है। ओवरवेट आप रहेंगे तो आपको बीपी की बाकी सब चीजें प्रॉब्लम रहेंगी। और ओवरवेट होने के कारण हम ज्यादा खाते हैं। जितना बड़ी गाड़ी, उसको चलाने के लिए पेट्रोल भी ज्यादा लगता है, राइट, फ्यूल भी ज्यादा लगता है। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको आपके आइडियल वेट पे आना है। रेखा मैडम बड़ी प्यारे मुस्कुराए। यस, होता है ऐसा कि बहुत ज्यादा क्रेविंग रहती है जब हम मोटे रहते हैं। तो मुझे भी बहुत क्रेविंग रहती थी ओवरवेट होने के कारण। जैसे जैसे वेट कम हुआ, क्रेविंग कम हुई, खाना कम हुआ, न्यूट्रिशन को समझा। अगर आप ओवरवेट है पर भूख लग रही है तो आप देखिए कि सैलेड खाइए आप, थोड़ा सा पीनट्स खा सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसी कुछ चीजें आपको खाना है, बहुत ही भूख लग रही है, क्रेविंग कंट्रोल ही नहीं हो रही है, आप वेट लॉस प्रोग्राम में है, तब आप ये कर सकते हैं। क्विट करना है आपको स्मोकिंग। ओके, अभी तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वाला भी आ गया, बोले उसको बटन बटन दबा के, मतलब देखो कितना एडवांस हो गया सब चीजें। और अभी मुझे पता नहीं उसको किस तरह बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट ने मुझे ये महान कार्य बताया है। इतने सालों के बाद यहाँ मिलने आए, उन्होंने मुझे बताया मैडम टिकट टिकट वाला आ गया, बोले बटन दबाओ डायरेक्ट, पाइप बोलते हैं, सब कुछ तो भी है उसका नाम। तो देखिए मतलब कितना अनहेल्दी चीजें भी एडवांस होती जा रही है। तो हमें उन सब चीजों को भी ये करना है। यस मैडम मुझे हेल्प करेंगे, मीना मैडम क्या बोलते हैं उसको। और वो सब चीजें हमें नहीं करना है। अभी जब हमारा रूटीन अच्छा होगा, हमारा वेट लॉस अच्छा होगा, तो आप देखते रहेंगे कि ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक सिगार, ओके, और एक दूसरा कुछ तो भी नाम है उसको, मुझे नहीं आ रहा है। तो थैंक यू। तो आप ये सब चीजों को आपको बंद करना है, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे आपको कम करना है। ओके, और बैड हैबिट को गुड हैबिट से आपको रिप्लेस करना है। एक कम्युनिटी आपको हेल्प करेगा कि किस तरह से आप आपके हैबिट को चेंज करेंगे। हमारे अमेजिंग फ्यूल है जो आपको हेल्प करेंगे ऐसे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। मच्छर आ गया था समझ। तो सबसे पहला है कि बीटा हार्ट। देखिए नाम में हार्ट है, राइट। अभी बीटा हार्ट क्या वर्क करता है हमारे बॉडी पे, हमारे हार्ट पे। जैसे ही हम बीटा हार्ट को लेते हैं, वैनिला फ्लेवर, तो हम लेने के बाद में उसको हमारे बॉडी में जाके वो एक मछली का जाले जैसा क्रिएट करता है, एक स्ट्रक्चर को बनाता है। और हमारे बॉडी में वो जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको लेके बाहर निकलता है। उसमें ओट्स बीटा ग्लूकन है, फाइबर एक अच्छा अमाउंट में आपको मिलेगा। और ये सब चीजों को वो क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आप देखेंगे कंट्रोल होने में हेल्प आएंगे। उसके बाद में हर्बल लाइफ लाइन, ये भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 ये गुड फैट है। और बहुत ही मतलब ऐसी फिश है सालमन की बहुत कम मिलती है वो, इससे वो मिलता है। साथ ही साथ आप देखेंगे, आप हर्बल लाइफ लाइन को देखेंगे ना तो सुनहरा है, वो गोल्डन है, सोने के जैसा दिखता है, वो चमकता है अच्छा।
तो आप वो ले सकते हैं। और नाइट वर्क एंड हर्बल लाइफलाइन जिन्होंने बनाया है, लुइस इग्नारो, डॉक्टर लुइस इग्नारो सर। इनको ये नोबेल लॉरिएट है। 2 टाइम्स इसको इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है कि इन्होंने बहुत ही बढ़िया इस फ्यूल को बनाया है। अभी नाइट वर्क क्या काम करता है, उसके नाम में ये नाइट मतलब वो रात में हमारे बॉडी पे वर्क करता है। अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक को वो प्रिवेंट करता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग एक दिन पहले हम उनसे मिलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, नेक्स्ट डे हमें मैसेज आता है या कोई बताता है कि वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये क्या है, एक साइलेंट अटैक है ये। ओके, जो अर्ली मॉर्निंग आता है और बहुत मेसिव हार्ट अटैक में आता है। तो अगर आप कोई नाइट वर्क ले रहा है तो नाइट वर्क क्या करेंगे कि वेसो डायलेशन का काम करेंगे। वेसल्स को ऐसे डायलेट करेंगे, मतलब बड़ा करेंगे ऐसे। तो उस वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो अच्छे से होगा। और ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छे से चलेगा हमारे बॉडी में, तो जहाँ पे भी क्लॉट्स है या कुछ है वो हार्ट के आर्टरीज में जाके नहीं लगेगा। ओके। और जो भी आर्टरीज में प्लग डिपॉजिट हो रहा है, उसके कारण जो आर्टरीज नैरो हो रही है, श्रिंक हो रही है, तो वो क्या हो जाएंगी, थोड़ा ऐसे फूल जाएंगी। ओके। और हार्ट अटैक के लिए हम मतलब उस प्रोडक्ट से बच सकते हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी को ये अदर फूड सप्लीमेंट या प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो बेसिक फ्यूल लेना बहुत जरूरी है, लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत जरूरी है, राइट। तो ये सब चीजें हम कर सकते हैं ताकि स्टेबल एंड अनस्टेबल दोनों एंजाइना से या कोई भी हार्ट डिजीज से हम बच सकते हैं। ओके। तो आज का ये मेरा टॉपिक था। अगर किसी ने जो भी मैंने सिम्टम्स बताया है, कभी कभी नाम से हमें नहीं